तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आज़ादी के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहा। और आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं, यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद तक जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी को शुरू करने से पहले ये बहुत ही बढ़िया रहेगा ये जानना कि भारत की आज़ादी के पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। हालांकि इसको हमने पुराने वाले वीडियो में तो देख ही लिया था। एक बार फटाक से जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको हम लोग याद कर लेते हैं कि उस समय क्या हाल रहा था। हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा एक हेडिंग ही लिखा था कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी निम्न स्तरीय रहती है। हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। भारत की वस्तुओं का विश्व बाजार में कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। अंग्रेजों द्वारा दी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं अपितु मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण था। इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखते हैं और एकदम रटने वाली जो चीज़ ये देखते हैं और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ ये देखते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर अंग्रेजों का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि वो वहाँ पर भारत आते हैं, वो यहाँ से जो कच्चे माल हैं वो यूरोप भेजते हैं। यूरोप की फैक्ट्री में उस कच्चे माल से तैयार वस्तुएं भारत आती हैं और यही जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। कच्चा माल वहाँ जाएगा, तैयार वस्तु यहाँ आएगी और इस प्रकार से यूरोप का उपभोक्ता बन जाता है भारत। और इसी चीज़ को हम लोग अन्य अन्य चीज़ों में देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था जो है वो बहुत प्रभाव डालती है। औद्योगिक क्षेत्र में हम बात करते हैं तो यहाँ भी परिणाम नेगेटिव रहता है। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा होता है। अगर किसी चीज का उत्पादन भी हो रहा होता है तो वो होता है इस्पात उद्योग, और वो भी बहुत सफल नहीं रहता है। टाटा आयरन स्टील सन 1907 में आरंभ होती है और मशीनरियों का अभाव रहता है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा उस समय तक तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डाल पाती है। विदेशी व्यापार की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि जो कच्चे माल हैं वो कच्चे माल का निर्यातक मात्र रह जाता है भारत। साथ ही यह इंग्लैंड से बनी वस्तुओं का उपभोक्ता भी बन जाता है। स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत का व्यापार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है अंग्रेजों का। और अंततः अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ जो अंग्रेज हम लोग को दे देते हैं वो होता है रेल। सन 1853 आई थिंक 1853 होता है जब मुंबई से ठाणे के लिए पहली रेल चलती है। और ये भी 16 अप्रैल को, ये भी जो अंग्रेज हैं वो अपने ही सामानों के आदान प्रदान के लिए रेल व्यवस्था लागू करते हैं। इसका जो लाभ है वो आम जनता तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। अंततः हम लास्ट में जो शब्द लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। अब हम देखने वाले हैं इसको। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद की जो होती है, कुछ साल की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ साल की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत हम देखते हैं सन 1947 में तो भारत आज़ाद होता है। सन 1950 से 80 नहीं 90, अब यार 80 लिख दिया मैंने। सन 1950 से सन 1990, लो भैया, सन 1990 तक की जो कहानी है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ भी हम देखें तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर लास्ट तक आते आते एक आती है हरित क्रांति और हम देखते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो कहानी है वो पूरी तरीके से सही हो जाती है। हमारा जो भारत है वो शुरुआत में तो आत्मनिर्भर नहीं रहता है, परंतु सरकार के प्रयासों के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं शुरुआत से कि क्या रही कहानी क्लास 11th चैप्टर 2 की। हालांकि चैप्टर 2 पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कल भी ये चैप्टर 2 चलेगा, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है।
तो अभी बस हम लोग कृषि पर बात करेंगे और उसके बाद कल बात चलेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय। तो हम देखते हैं कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1940 से भारत के नवनिर्माणों का कार्य हमारे हाथ में आया। मुख्य तौर पर नेहरू तथा अन्य नेताओं और चिंतकों ने ऐसी आर्थिक प्रणाली बनाई जिसमें विचारों में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त हो, सार्वजनिक क्षेत्र सशक्त हो, निजी संपत्ति व लोकतंत्र का विस्तार हो। यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कही जाती है कि एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। समाजवाद जो होता है, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, वो चल रही होती है रूस में, चाइना वगैरह में, और पूंजीवादी व्यवस्था यूरोप के कुछ राज्यों में, कुछ देशों में चल रही होती है। पूंजीवाद का अर्थ है निजी क्षेत्र के अंतर्गत काम करना, मतलब कि सरकार का उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। और समाजवाद जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, समाजवादी व्यवस्था, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे रूस वगैरह में, तो वहाँ की जो खेत है, वहाँ के जो घर तक हैं, वो भी सरकार के हाथ में होते हैं। यूएसए, अमेरिका की तरह निजी कंपनियां वहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी होता है वो सरकार के हाथ में होता है। अब भारत को चॉइस रहता है कि वो समाजवादी में जाए या फिर पूंजीवादी में जाए, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है। और कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे ये बढ़ती है कि यहाँ पर निजी संपत्ति व लोकतंत्र का भी स्थान रखा जाता है। सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना होती है और पंचवर्षीय योजनाओं का युग आता है। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकता और समानता, ये 4 इनके मुख्य लक्ष्य रहते हैं। इसके अंतर्गत जो कुछ भी होगा, इन 4 चीज़ों को बढ़ाने में ही, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम इन चारों चीज़ों को देखते हैं। चारों चीज़ें में सबसे पहले हम देखते हैं विकास यानी समृद्धि को। समृद्धि का अर्थ होता है विकास से, और इसका अर्थ देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में विकास या वृद्धि से है, और सेवा क्षेत्र का विस्तार है, और जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। तो ये तो मतलब ऐसा बस ऐसे है। समृद्धि मतलब समृद्धि, विकास, तो नाम से समझ जाते हैं कि समृद्धि मतलब कुछ बढ़ने की बात हो रही है। अगर आधुनिकीकरण की बात करें, तो आधुनिकीकरण भी हम देख सकते हैं कि शब्द से समझ में आ रहा है कि कुछ आधुनिक जो चीज़ें हैं उसको ही करना आधुनिकीकरण हो जा रहा है, मतलब कि आधुनिक चीज़ों के हिसाब से चलना। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि प्रौद्योगिकी की उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाए, परंतु प्रौद्योगिकी की सहायता तो है ही, साथ ही यहाँ पर जो विचार हैं उनमें भी आधुनिकीकरण हो, परंतु यह नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं रहे। इनका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी हो, जैसे कि SC ST में और ऊंचे जात के लोग हैं, इनमें समानता हो जाए, पुरुष महिलाओं में समानता का भावना हो। तो ये हम देखते हैं आधुनिकीकरण को। उसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा टर्म जो कि है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता भी शब्द समझ में आ रहा है कि शब्द ही आत्मनिर्भर है, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो जाए। अंग्रेजों के समय पर जमींदारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था और भी पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं थी, जिनके कारण हम देखते हैं कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर तो दूर की बात, गरीब और बनता जाता है, किसानों का शोषण हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आत्मनिर्भर से अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। अभी हम आगे भी देखेंगे कृषि के अंतर्गत क्या क्या परिणाम किए गए हरित क्रांति के अंतर्गत। तो चलो भाई, इसका विशेष एम रहता है खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होना और खुद पर निर्भर रहना। समानता, अगर हम समृद्ध हो जाएं, अगर हमारा आधुनिकीकरण हो जाए और हम आत्मनिर्भर हो जाएं, परंतु अगर हमारे भारत में समानता नहीं रही तो ये सब कुछ तीनों होकर भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए समानता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समानता में हम देखते हैं कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अब हम देखेंगे 1950 से 1990 तक 7 पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार कैसे इन 4 लक्ष्यों पर कार्य करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि। तो मतलब कि पंचवर्षीय योजना बनी और पंचवर्षीय योजना का लाभ कृषि में किस प्रकार से हुआ उसको हम लोग देखते हैं। समानता और समृद्धि के लिए उच्च पैदावार वाली क्वालिटी बीज, जिसको कि हम लोग जब हम लोग ये पढ़ेंगे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में हम इसको HYU कहकर, HY
वी कहकर बुलाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा टर्म भू सुधार। कृषि में हम लोग ये देखते हैं कि उच्च पैदावार वाली बीजों का यूज किया जाता है, भू सुधार किया जाता है, और ये दो चीजों से कहानी हमारी आगे बढ़ती है सुधार के रूप में। तो भू सुधार में हम देखते हैं कि यहाँ जमींदारी व्यवस्था के कारण स्थिति दयनीय थी, अतः स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही जमींदारी उन्मूलन यानी कि जमींदारी व्यवस्था में कमी की गई और कृषकों को भूस्वामी बनाने जैसे कार्य किए गए। इसका उद्देश्य था भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। एक सीमा निर्धारण था, किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व के अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। अच्छा, सीमा निर्धारण होता क्या है ये यहाँ पर बताया गया है। तो अधिकतम सीमा किसानों को दी जाएगी, किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व के अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। कृषि भूमि का जो स्वामित्व है उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण करना ही सीमा निर्धारण कहलाता है। ये तो छोटी सी बात है, मैंने थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख दिया है कि पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए। खैर कोई बात नहीं, हम समझ चुके हैं कि व्यक्ति मतलब कि जो किसान है उसके भूमि के स्वामित्व के अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। ठीक है भैया, निष्कर्ष ये निकलता है कि 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो जाता है, जमींदारों के शोषण से मुक्ति होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। केरल और बंगाल में विशेष सफलता मिलती है क्योंकि इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए, और जो भी मतलब सरकार प्लान आती थी वो हमारा जो केरल और बंगाल है ये काफ़ी अच्छे से फॉलो करता था, और बाकी जो थे वो थोड़े से प्रतिबंध नहीं लगाते थे, इसलिए वहाँ पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं दिख पाया, विशेष सफलता नहीं मिल पाई। तो ये तो हो गया भू सुधार। भू सुधार में हम देखते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था है उसको अंत करके किसानों को स्वयं उस भूमि का स्वामित्व प्रदान कर जाता है, और यही हमारा भू सुधार कहलाता है। अब हम देखते हैं हरित क्रांति को। स्वतंत्रता के बाद 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इस क्षेत्र में पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादकता काफी कम थी। कृषि मानसून पर निर्भर थी, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध तो थीं, बहुत ही कम थी, मगर परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सन 1960 से 70 के दशक में, हम कह सकते हैं 1964 के समय आई थिंक हमारा आता है हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति लाते हैं, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं उसका उद्देश्य होता है उच्च पैदावार वाली किस्मों की बीजों का यूज करना, प्रयोग करना, और चावल और गेहूं की पैदावार को बढ़ाना। मुख्य तौर पर चावल और गेहूं की पैदावार को बढ़ाना। हम देखते हैं इसके अंतर्गत और भी उद्देश्य रहते हैं, जैसे कि नवीन कृषि उपकरण का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग को बढ़ावा देना, और जैसा कि हमने देखा विशेष गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि इसका मेन उद्देश्य था। इसके पहले चरण यानी कि सन 1960 से 70 के दशक में हम देखते हैं कि जो HYV बीजों का प्रयोग है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहता है, परंतु द्वितीय चरण में 1970 से 80 के मध्य तक लाभ कई राज्यों तक पहुंचा तथा कई फसलों को लाभ हुआ। अंततः भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर में सफलता प्राप्त हो जाता है। वो कहानी जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना के गए थे, हम लोग को एकदम तोड़ के गए थे, हालांकि तोड़ तो दिया ही था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, परंतु जो आर्थिक व्यवस्था थी वो धीरे 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 बढ़ती हुई हम देखते हैं, और इसके जिम्मेदार होते हैं हमारे सरकार में उपस्थित लोग, नेहरू जी, अंबेडकर और भी बहुत सारे लोग जो कि अपने कानून को लाते हैं, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी, और कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद हम एक छोटा सा टर्म देखते हैं जो कि है किसान अगर फसल उगाया और कुछ तो अपने यूज के लिए रख लिया और कुछ जाके बाजार में बेच दिया, जो बाजार में वो बेच दिया ना, उस बाजार में बेचा गया जो अंश है उसको हम कहते हैं विपणित अधिशेष यानी कि मार्केटेबल सरप्लस। अजीब सा वर्ड है विपणित अधिशेष, मतलब कि किसान जो बेच दिया बाजार में। ठीक है भाई,
हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकने में सफल रही, बफर स्टॉक बन पाया हम लोगों का। और जोखिम यह था कि कहीं किसान, छोटे किसान व बड़े किसान, कहीं छोटे किसान व बड़े किसान के मध्य असमानता न व्याप्त हो जाए। यहाँ पर कहीं छोटे होगा, छोटे किसान। जोखिम यह था कि कहीं छोटे, अरे भैया लो भाई अड़ गया, छोटे, कहीं छोटे किसान और बड़े किसान के मध्य असमानता न व्याप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये कहानी है, इस पूरी कहानी का लाभ केवल बहुत अधिक तौर पर जो बड़े किसान हैं वही लाभ उठा पाते हैं, जो निर्धन किसान हैं वो तक जमीन उठा पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं छोटे किसान। छोटे किसानों और बड़े किसानों के मध्य असमानता न व्याप्त हो, अधिकतम लाभ बड़े किसान ही उठाते थे। फलतः सरकार ने छोटे किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना शुरू किया। इस प्रकार हरित क्रांति ने छोटे बड़े सभी किसानों तक लाभ को पहुंचाया। अब हम देखते हैं सहायकी पर बहस। किसानों को सहायकी दी जाती थी और सभी किसानों को सहायकी दी जाती थी, मतलब जो गरीब हैं और जो अमीर हैं उन सभी को। इस पर कुछ बहस छिड़ जाती है, सहायकी को बंद किया जाए। तर्क ये होता है कि अर्थशास्त्रियों का मत था कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उर्वरक सहायकी का लाभ केवल समृद्ध किसानों तक ही सीमित था, अतः लक्षित समूहों को लाभ नहीं होता था। कुछ का मत ये भी था कि सहायकी जारी रखना चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि जोखिम भरा व्यवसाय है और सहायकी न देने पर असमानता छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ेगी। और विशेषज्ञों का ये कहना था कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिले। तो भैया ये 3 टर्म हमने देखे। हमने आज मुख्य तौर पर बात की जाए तो हमने केवल कृषि को देखा। 1950 के बाद हमारी कहानी लगभग आ जाती है 1985 के आसपास। हाँ, 1985 तक अब कहानी हम लोग आ जाती है और 1985 तक हरित क्रांति के कारण हमारा भारत जो है वो कृषि के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। लगभग कहा जाए या फिर कहा जाए बढ़िया तरीके से आत्मनिर्भर बन चुका है। स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स वगैरह रखने शुरू हो चुके हैं और कुल मिला जुलाकर चीज़ें सही हो रही हैं। अब हम लोग कल देखेंगे कि जो पंचवर्षीय योजना है उनके अंतर्गत और किसको किसको लाभ हुआ, कृषि का और क्या क्या प्रभाव रहा उस समय। हम देखते हैं इसके बाद कि 65% लोग जो है अभी भी कृषि पर ही निर्भर थे। ये निर्भरता का कारण था विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग में कमी। उस कमी को या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कल देखेंगे। अभी के लिए आज हमने यही देखा कि कृषि पर क्या प्रभाव रहा पंचवर्षीय योजना का, और पंचवर्षीय योजना के 4 मुख्य उद्देश्य लिखे हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं देखा। तो सार यही है कि कृषि व्यवस्था सुधर गई। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।